तनोतना सदाशिवम। भारत की राजनीति ने धर्म को चुनाव जीतने का आधार बनाया है। विभिन्न तरीके से लोग धार्मिक विषयों पर ही अपनी राय देते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसकी आस्था पर चोट लगेगी वो कुछ न कुछ तो कहेगा। तो आज भारतीय राजनीति के संदर्भ में एक जो प्रमुख विचार शुरू हुआ है, प्रमुख विमर्श चल रहा है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। ये जो एक कोशिश हो रही है भारत को जोड़कर इंडिया में तब्दील करने की, इस पर कुछ विचार प्रस्तुत हैं। भारत सरकार ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से निमंत्रण पत्र बांटे तो देश में बवाल मच गया। बवाल उन लोगों ने मचाया जिन्होंने भी कुछ समय पहले भारत जोड़ो यात्रा निकालकर इंडिया को स्थापित करने की कोशिश की, और उनका तर्क ये था कि भाई हमारे गठबंधन के इंडिया नाम से सरकार डर गई है और उसने ये मुद्दा खड़ा किया। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहने में ऐसा क्या अनुचित था, ऐसा क्या असंवैधानिक था जिसे इंडिया गठबंधन ने अपने नाक का सवाल बनाया। तो विवाद तो इंडिया और भारत के बीच भारत के वर्तमान काल के राजनीतिक व्यवस्था में जो विपक्षी वर्ग है उसने खड़ा किया, और अब जब विचार खड़ा ही कर दिया है तो फिर इस पर चिंतन भी हो जाए, इस पर विमर्श भी हो जाए। इंडिया गठबंधन के कई प्रवक्ताओं ने ये कहा कि भाई इंडिया और भारत में तो सिर्फ भाषा का अंतर है, तो जब अंग्रेजी में लिखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाए, और जो लिखा जाता रहा है, और हिंदी में जब लिखा जाए तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति लिखा जाए। ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा गया? तो एक प्रश्न तो यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में परेशानी क्या है? हमारा देश भारत अनादिकाल से भारत ही है। देश में कुछ काल ऐसा आया जब हम उस ब्रिटेन की दासता के अंतर्गत जिए, जिस ब्रिटेन ने आज ऋषि सुनक को अपना प्रधानमंत्री चुना है। ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री चुना है, ये छोटी बात नहीं है, ब्रिटेन ने चुना है। उस देश ने जिसने इस भारत देश पर 200-250 वर्ष राज किया। और वो चुना क्यों? सुनक ब्रिटेन में पले बड़े, और ब्रिटेन के प्रति उनकी राष्ट्रनिष्ठा, ब्रिटेन में किए गए उनके योगदान, ब्रिटेन के प्रति उनका उत्तरदायित्व संवहन करने का जो कमिटमेंट है। पर सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, बात ये भी है कि वो ऋषि सुनक जो ब्रिटेन में पले बड़े होने के नाते ब्रिटेन के प्रति अनंत आस्थावान, उसे अपने आप को हिंदू होने पर गर्व भी है। मैंने सुना है कि उनके ऑफिस में गणेश की मूर्ति हमेशा लगी रहती है। तो उस ब्रिटेन ने जिसने भारत को इंडिया के रूप में स्थापित किया, एक उपनिवेश के रूप में, उस ब्रिटेन ने आज एक हिंदुत्व के प्रति गर्व रखने वाले, पर ब्रिटेन के प्रति राष्ट्रनिष्ठा रखने वाले व्यक्ति को अपना उद्धारक मानकर अपना नेता चुना, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। वो ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हुए मुरारी बापू की रामकथा में आते हैं, विभिन्न मौक़ों पर जिन्होंने खुलकर कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, हमारी जड़ें भारत में हैं। उसने अपना नाम नहीं बदला,
उनकी पत्नी ने अपना नाम नहीं बदला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पत्नी जब भारत में आती है तो वो भारतीय वेशभूषा में दिखाई देती है, साड़ी में दिखाई देती है, और ब्रिटेन में इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जाता। लेकिन हमारे देश के ग्राम सिंहों को देखिए, हमारे देश के स्वान धर्मा राजनीतिज्ञ जनों को देखिए, जो पैदा हुए भारत में, पैदा हुए हिंदू जाति में, और जिनके लिए भारत की जगह इंडिया ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस पार्टी की लाइन समझ में आती है। ये वर्णशंकरों का अधिनायकवाद है। सोनिया गांधी स्वयं इटालियन है। स्वाभाविक सी बात है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भारत और इटालियन का क्रॉस ब्रीड है। तो अगर उनमें भारत के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम पैदा नहीं होता, वो बात समझ में आती है। लेकिन M.K. स्टालिन, उदयनिधि मारन, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ये जो इंडिया गठबंधन है, ये तो क्रॉस ब्रीड नहीं है, ये तो भारतीय लोग हैं, भारत में पैदा हुए, हिंदू जाति में पैदा हुए। अभी उदयनिधि मारन ने कहा कि सनातन धर्म डेंगू मच्छर है। ये जो तिलक लगाने वाले लोग हैं, इन्होंने देश को बर्बाद किया है या देश को बर्बाद कर देंगे। ये कांग्रेस के एक नेता है परमेश्वरन जी, उन्होंने कहा है, या शायद किसी और ने कहा है, पर वो कांग्रेसी नेता है, वो भी हिंदू है, भारत में पैदा हुआ। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। बच्चों को स्कूल में कक्षा 1 से ये प्रार्थना कम से कम हर सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती है, हमने भी पढ़ी है। देश और जाति के प्रति निष्ठा रखने वाले, देश और जाति के प्रति गौरव रखने वाले ऋषि सुनक को ब्रिटेन ने अपना प्रधानमंत्री चुना। पर भारत में देश और जाति के द्रोहियों ने जब गठबंधन भी बनाया तो उसे इंडिया नाम दिया। अब ये नारा है उनका, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और फिर इंडिया और भारत के बीच तर्क देते हुए जब वो बोलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा है। तो ये पद भी चिंतन करने योग्य है। इंडिया दैट इज भारत मतलब क्या? जो भी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग होंगे भारत में और जिन्हें अनुवाद करने की क्षमता होगी, वो क्या अनुवाद करेंगे इस पद का? इंडिया जो कि भारत है। मुझे नहीं पता है कि जयराम रमेश कितना पढ़े हैं, मुझे नहीं पता है उदयनिधि मारन कितने पढ़े हैं, मुझे नहीं पता है कि लालू प्रसाद यादव कितना पढ़े लिखे हैं, नीतीश जी कितना पढ़े लिखे हैं। हालांकि सारे, मुझे लगता है सारे पढ़े लिखे हैं। लेकिन अब बुद्धिशून्य लोग पढ़ लिख भी जाएं तो बुद्धिशून्यता कहाँ लेकर जाएंगे? इंडिया दैट इज भारत का मतलब क्या होता है? इंडिया जो कि भारत है। कौन सा पद प्रधान है? इस वाक्य में अनुवाद की शैली में, अनुवाद के आधार पर पद कौन सा प्रधान है, इंडिया या भारत? मुझे लगता है इंडिया दैट इज भारत में जो निष्ठा है वाक्य की, वाक्य का जो लक्ष्य है वो भारत ही है, इंडिया नहीं। वाक्य ये प्रस्तुत करता है, वाक्य का भाव ही इस तरह है कि जो आज इंडिया है जो कि वास्तव में भारत है। तो संविधान की ये जो मूल भावना है वो भी
भारत को भारत के रूप में ही स्थापित करने के पक्ष में है। इंडिया जो कि वास्तव में भारत है, अनाद काल से जिसे भारत के रूप में जाना जाता है। तो यदि संविधान की इस पद को आधार बनाया जाए तो भी संविधान भारत के पक्ष में दिखाई देता है। इंडिया शब्द ब्रिटिश कालीन उपनिवेशवादी दासता का प्रतीक है। कुछ लोग ये तर्क दे देते हैं कि इंडिया नाम ग्रीकों का दिया गया है। तो भाई इंडिया नाम ग्रीकों ने दिया है, तो हिंदुस्तान नाम मुसलमानों ने दिया है। तो यित्सु नाम चाइना में प्रचलित है भारत का। संविधान ने हिंदुस्तान दैट इज भारत क्यों नहीं लिखा? उस समय तो अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले लोगों में मुसलमान भी साथ में थे। सवाल अंग्रेजों से लड़ना नहीं है ना, सवाल तो था तत्कालीन परिस्थितियों में एक विदेशी मूल के लोग जो भारत को उपनिवेश के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और जिन्होंने उपनिवेश के तौर पर भारत को इस्तेमाल करने के जो भी तरीके निकल सकते थे वो सारे निकाले। अंग्रेज़ों का लक्ष्य भारत पर शासन करना नहीं था। अंग्रेज़ों का लक्ष्य सिर्फ भारत को उपनिवेश बनाकर रखना था, भारत की संपदा का दोहन करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसने धीरे धीरे भारत पर कब्जा किया। उसके अपने निहित लक्ष्य थे, अब उसके अपने निहित स्वार्थ थे और उस निहित लक्ष्य और निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो जो कुछ भी कर सकते थे वो उन्होंने किया। उन्होंने हमें जंगली कहा, उन्होंने हमें मूर्ख लोग कहा, उन्होंने हमें विभिन्न तरीकों से हमारे स्वाभिमान को समाप्त करने का प्रयास किया और भारत को जोड़कर विभिन्न रियासतों को अपने कब्जे में कर करके इंडिया के रूप में परिवर्तित करते चले गए और हमें उन्होंने समझाया कि हम तुम्हारे भाग्य विधाता हैं और हमारी मानसिकता ने उन्हें अपना भाग्य विधाता स्वीकार भी किया। स्वीकार करो या ना करो, भारत का राष्ट्रगान लिखा तो जॉर्ज पंचम की ही प्रशस्ति में गया था, वो राष्ट्रगान आज तक बदला नहीं गया। वंदे मातरम से आज भी एक बड़े वर्ग को तकलीफ है। ये वही वर्ग है जो आज भी इंडिया की मानसिकता से ग्रस्त है। इंडिया शब्द एक मनोरोग की तरह भारत में फैला और जिसे एक नीति के तहत फैलाया गया। रह गई बात कि भाई इंडिया एक ग्रीक शब्द है, यूनानी इतिहासकारों ने दिया। अरे भाई किस यूनानी इतिहासकार की बात करते हैं? मेगास्थनीज की। पहले ये तो प्रमाणित करो कि मेगास्थनीज नाम का कोई व्यक्ति हुआ भी है संसार में, अथवा मेगास्थनीज कभी भारत आया भी है, अथवा मेगास्थनीज के नाम पर जिस इंडिका का प्रचार प्रसार होता है कितने लोगों ने मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ी है। और जितने लोगों ने मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ी है, वास्तव में जिन्होंने मेगास्थनीज की इंडिका के नाम पर कोई किताब पढ़ी है, उनसे हमारा प्रश्न ये है कि वो पहले ये तो निर्धारित करें मेगास्थनीज नाम का कथित व्यक्ति इतिहासकार था या फिर माइथोलॉजिकल कहानीकार था। मेगास्थनीज की इंडिका पर हम अगले यूट्यूब में विचार करेंगे, पर मान लिया कि मेगास्थनीज ने भारत को इंडिया के नाम से प्रस्तुत किया, पर इंडिया शब्द हमारे उपनिवेशकालीन दासता का प्रतीक है। इंडिया एक मानसिक विकृति है। तो जो इंडिया नाम के मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों के छत्र छाया में भारत विश्वगुरु हो कैसे सकता है? भारत विश्ववंद्य हो कैसे सकता है? भारत के राजनीतिक एरा को हमने दो रूपों में देखा है। 70 साल का इंडिया की मानसिकता से ग्रस्त शासन और 14 से 23 तक
9 सालों में भारत के प्रति समर्पित, भारतीयता के प्रति गर्व रखने वाले, हिंदुत्व के प्रति गर्व रखने वाले, सनातन के प्रति गर्व रखने वाले शासकों का कार्यकाल और भारत की अवस्था। आज अगर भारत के प्रधानमंत्री को विदेश की धरती पर पैर छूकर प्रणाम किया जाता है तो ये भारत की अनादिकालीन संस्कृति का सम्मान है। अब जिन मनोरोगियों को इसमें भी कोई न कोई चाल समझ में आती है, कोई न कोई राजनीति समझ में आती है, तो अफसोस है कि उन्हें इलाज कराना चाहिए। इंडिया के प्रति जिनकी आस्था है, जिनकी निष्ठा है, ऐसे लोगों को सिवाय मनोरोगी और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ऋषि सुनक इस बात का उदाहरण है कि देश और जाति पर गर्व रखने वाले लोगों को अंततः समाज अपने सिर माथे बैठाता है। आपकी निष्ठा जब आपके अपने ही जड़ों में नहीं है तो आप किसी दूसरे की निष्ठा का सम्मान कर कैसे सकते हैं। ये बात उन लोगों को समझनी चाहिए जो इंडिया नाम के पीछे एंग्लो इंडियन बनकर खड़े हुए हैं, जो पैदा तो भारत में हुए, पैदा तो हिंदू जाति में हुए, पैदा तो सनातन धर्म में हुए, लेकिन उन्होंने हिंदू जाति, सनातन धर्म और भारत देश को ही गालियां दी और आज तक देते चले आ रहे हैं। अथवा उन गाली देने वाले मनोरोगियों के पीछे खड़े हैं जिन्हें लगता है कि भारत का भविष्य इन मनोरोगियों के हाथ में सुरक्षित है। अरे भाई, ऐसे मनोरोगियों का स्थान पागलखानों में होता है, और यदि इन्हें फिर से तुम देश की बागडोर पकड़ा दोगे तो देश पागलखाना ही बनेगा। इसलिए वो लोग ब्रिटिश राज की तरह भारत को जोड़कर जो लोग भारत को इंडिया में परिवर्तित कर देने की मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोग जो ना देश के प्रति उत्तरदायी हैं, निष्ठावान हैं, ना ही अपनी जाति के प्रति उत्तरदायी और निष्ठावान है, ऐसे दोगले लोग भारत को कहाँ ले जाएंगे ये एक बार विचार करने की ज़रूरत तो है। और इसलिए हमारा निवेदन है कि भारत को जोड़कर इंडिया में बदल देने का सपना बड़ा खतरनाक सपना है, और इस सपने में जो उलझ गया आम समाज, आम जनता, तो फिर उसका विनाश ही होगा, पतन ही होगा, और वो देश को भी गड्ढे में डालेगा। इसके सिवाय जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया का और कोई परिणाम नहीं है। तनोतना सदाशिव।